और जब उसे लगता है कि आरएसएस को दुत्कारना है तो पुचकारना और दुत्कारने की दोनों पॉलिसी मोदी जो है आरएसएस के साथ खेलता है। जी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम में हम आपको बड़े लोगों से, जानकार लोगों से रूबरू कराते हैं ताकि जो कुछ आप ख़बरों में पढ़ रहे हैं, अखबारों में और सोशल मीडिया पे, उसके पीछे की क्या ख़बर है, क्या कुछ हो रहा है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। आज मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं रविंदर कुमार एडवोकेट साहब। ये एक लंबी, एक ज़्यादा मुद्दत तक, काफ़ी मुद्दत से काफ़ी एक्टिव हैं और आप हैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट। आपने एक ज़माने में नरसिम्हा राव को सांसद रिश्वत कांड में, बूटा सिंह को उनको सज़ा कराई थी और उसके अलावा भी जो देश से जुड़े हुए बहुत अहम मुद्दे होते हैं उसमें PIL वगैरह लेकर के भी आप जाते हैं और राहत लेकर के वहाँ से आते हैं। वेलकम है रविंदर कुमार जी मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि अभी जो सूरत हाल, चूँकि आप लीगल प्रैक्टिस से आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को अदालतें डिले कर रही हैं सुनने में, जिसमें आर्टिकल 370 है, CAA है, पूरे देश में एक तरह से आंदोलन चल रहा है और उसके बावजूद भी उसे वो अहमियत नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए और अलग अलग किस्म के बयान आ रहे हैं। एक जज एक दिन कहते हैं कि देश जो है वो इस काबिल भी नहीं रहा है कि देश में रहा जाए और बाद में वही प्राइम मिनिस्टर को जीनियस भी कहते हैं। तो ये जो ऐसा लगता है एक पत्रकार के तौर पर, ऑर्डिनरी लेमैन के तौर पर, कि अंदर कहीं ना कहीं खींचातानी की हालत है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसे एक इस नज़रिए से कहता हूँ कि जो हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, चाहे आप वकील बन जाएं, चाहे आप जज बन जाएं, चाहे आप सांसद बन जाएं, चाहे आप पत्रकार बन जाएं, चाहे आप आम नागरिक हों, आपका राष्ट्रीय चरित्र जो है पिछले 70 सालों में गिरा है। और गिरा इस तरह है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे आटे में कोई किर्च मिल जाए, कोई पत्थर मिल जाए आटा पीसते हुए, तो आप उसका कुछ भी बना लीजिए। चाहे आप उसे परांठे बनाए तो किर्च आएगी, आप उसके मालपुए बनाएंगे तो किर्च आएगी, आप उसकी रोटी बनाओगे तो किर्च आएगी, आप उसका कुछ भी करेंगे तो किर्च आएगी। बिल्कुल। तो ये जो गिरावट है पूरे देश के चरित्र में हुई है और इसलिए हमें बड़ा अफसोस सा लगता है, धक्का लगता है कि हमें लगता है अरे ये इतना बड़ा आदमी, इसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि ये सच को सच कह सके और गलत को गलत कह सके। तो 70 साल में हिंदुस्तान का आदमी अब सच को सच और गलत को गलत नहीं कहता। जैसे किसी आदमी से पूछा कि भाई चाय लाभदायक है हानिकारक, तो उसे कहा अगर कोई पिला दे तो लाभदायक है और पिलानी पड़े तो हानिकारक है। यानी नज़रिया जो है वो स्वार्थ का है। हाँ, अपने फ़ायदे नुकसान पर है। फ़ायदे नुकसान पे है। और इसीलिए जो भी आदमी कुर्सी पे बैठता है वो सिर्फ उस समय केस के बारे में नहीं सोच रहा होता, वो अपना भविष्य भी देख रहा होता है, वर्तमान भी देख रहा होता है और अपना भूतकाल जो है वो भी देख रहा होता है। और इसीलिए जिसे हम कहते हैं कि जब न्याय की देवी अंधी होती है, कि न्याय की देवी अंधी होने का मतलब ये है कि न्याय करने वाले आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए, जो उसके सामने उसको सुनाई दे रहा है, जो उसको बताया जा रहा है, उस पर उसे फैसला करना चाहिए। लेकिन पिछले 70 सालों में हिंदुस्तान की अदालतों में दो चीज़ बड़ी प्रभावशाली हो गई है, एक तो ड्रेस और एक एड्रेस, कि वो देखेगा कि ये केस किसका है। केस अच्छा ये सोनिया गांधी का केस है तो एक अलग रिएक्शन आएगा, एक पलटू राम का केस है तो अलग रिएक्शन आएगा। ये आदमी कहाँ रहता है, झुग्गी में रहता है, चलो इसको टरका दो। ये आदमी कौन है, ये तो जो है एंटालिया में रहने वाला अनिल और मुकेश अंबानी है, तो कोर्ट का रिएक्शन अलग आएगा। तो अदालत के जितने पैरामीटर हैं जिसको हम मानते हैं कि न्याय के मानदंड, उनको अगर हम लें तो उनके ऊपर जो है हमारे यहाँ
एक विश्वसनीयता का संकट जो है हमारी न्यायपालिका पे आ गया है। लोग पहले ही जानते हैं कि अदालत में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, और इसीलिए लोग जो है अदालत के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो लोग छाप नहीं सकते, न बता सकते, लेकिन अपने कानों से सब सुनते हैं। और यही हमारी एक विडंबना है कि 70 साल में हम जो है पहले ऊंची पड़ान पर थे, लेकिन अब हम निचाई पर आ गए हैं और नीचे जा रहे हैं। ये जो आपने बताया ये सब लोग महसूस करते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि डेमोक्रेसी जिसमें लोगों के लिए, लोगों के ज़रिए लोगों की हुकूमत जिसको कहा जाता है, उसका फिर क्या, और क्या डेमोक्रेसी में अगर न्यायपालिका जैसे इम्पोर्टेंट पिलर पर भी भरोसा ना रहे तो आखिर कहाँ जाए इंसान, जो पीड़ित हो वो कहाँ सहारा ढूंढे, ये एक बड़ा मसला है। आप इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी की जो सर्वमान्य परिभाषा है वो अब्राहम लिंकन की मानी जाती है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। जी जी। ये जो सरकार होती है वो लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के हितों के लिए होती है। लेकिन आप देखेंगे 70 साल में जनता के हित तो गायब हो गए और सिर्फ हित है कि कौन सरकार बना रहा है, कौन सरकार में रह रहा है। और एक ऑटोक्रेटिक सरकार से भी ज़्यादा नालायक और निकम्मे लोगों की सरकार बन गई है कि लोगों ने एक फार्मूला ढूंढ लिया है कि सरकार में रहने का फार्मूला क्या है कि अगर किसी विधानसभा में 200 सदस्य हैं तो मेरे पास 101 होने चाहिए। चाहे मैं उनको साम दाम दंड भेद से अपने काबू में रखूं, चाहे उनको घर से उठा लाऊं, चाहे उन्हें ब्लैकमेल करूं, और मैं जो है टेक्निकली चीफ मिनिस्टर रहूं या प्रधानमंत्री रहूं। तो हमारे यहाँ इस समय जो प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं वो जनता के नुमाइंदे नहीं हैं, वो तकनीकी रूप से प्रधानमंत्री हैं, तकनीकी रूप से जो है वो मुख्यमंत्री हैं या तकनीकी रूप से पद पर हैं। अब जब तकनीकी रूप से आदमी पद पर होता है तो दिल से लोग उसका सम्मान नहीं करते, बात वो भी जानता है। उसे पता है कि लोग, ये जितने लोग हैं ये मेरे लिए इज्जत नहीं रखते, ये मेरे लिए खतरा है। तो इसलिए सबसे पहला वो काम क्या करता है, अपनी सुरक्षा बढ़ाते रहो। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आप पाएंगे 600 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 600 करोड़ का मतलब 2 करोड़ रुपए रोज के। अब 2 करोड़ रुपए रोज के अगर किसी आदमी पे खर्च हो रहे हैं तो उसे आप लोकप्रिय कहें तो ये तो लोकप्रियता का एक जो है मखौल है। जी जी जी। तो अभी पिछले दिनों जैसा कि आपने बताया कि जनता ऐसे लीडर की इज्जत नहीं करती, आदर नहीं करती। अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुझे हो सकता है सोशल मीडिया को छोड़ना पड़े, जो अपने आप को बहुत पॉपुलर, हर दिन ऐसा लगता था कि वो इंटरनेट पे ही शायद मुसलसल देखते रहते हैं अपने आप को। वो वर्कोहॉलिक एक नया लफ्ज़ इन्होंने ईजाद किया था। तो ये जनता से नज़रें चुराने का एक तरीक़ा उन्होंने ढूंढा है, या जो जनता का गुस्सा, रोष है उससे बचने का कोई रास्ता तलाश किया है? आखिर जो डोनाल्ड ट्रंप के बाद सबसे बड़ा दुनिया में पॉपुलर लीडर, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप के किस्म के अलग आदमी हैं, तो ये सोशल मीडिया से अलविदाई की जो तैयारी है, क्या आप उसी नज़र से देखते हैं कि लोगों का जो है वो इज़्ज़त और आदर उनको उतना नहीं मिल रहा जितना वो चाहते थे? ऐसा है, एक पुरानी कहावत है कि जिस हथियार से आप सत्ता में आते हो उसी हथियार से आपको सत्ता से हटाया जाएगा। जी जी। तलवार के दम पे आए तो तलवार के दम पे हटाया जाएगा। जी जी। मोदी जो है वो सोशल मीडिया या ये जितनी नेटवर्किंग है इनकी वजह से सत्ता में आए। जी जी। अब लोग जो है, पहले एक डर का, खौफ का माहौल था। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब मोदी आए तो उसी दिन मैंने एक फेसबुक पे एक कमेंट किया, और कमेंट किया तो मेरे पास एक मुस्लिम पत्रकार हैं, हबीब अख्तर जी, उनका मैसेज आया कि आप नहीं जानते बड़ा बदमाश आदमी है ये, लोग इससे डरते हैं। मैंने कहा मेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि लोगों का खौफ दूर करूं और मैं लोगों को बताऊं कि इस आदमी को गले से पकड़कर भी आप इसको बता सकते हैं कि तेरी औकात क्या है। ये तो मोदी जो एक प्रपंच पिछले 5 सालों से अपने लिए खड़ा कर रहा था, आज उसको पता चल गया है कि मेरे बारे में लोगों की क्या धारणा है। मोदी जी जैसे कैसे, एक औरत ने एक दूसरे आदमी से कहा, एक औरत बोली जी दूसरे आदमी से कि मैं जो है, मेरे अंदर एक विशेष शक्ति है। उसने क्या कहती है कि जब कोई आददमी मेरे बारे में सोचता है तो मुझे पता चल जाता है मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो उस आदमी ने कहा मैडम तब तो आपको अपने बारे में बड़ी शर्म आती होगी। तो ये जो व्यंग है ये मोदी के सच है, और मोदी को पता रहता है कि अब लोग उसके बारे में कमेंट क्या करते हैं। आप एक फेसबुक अकाउंट बना लीजिए या ट्विटर अकाउंट बना लीजिए, किसी और के ट्विटर अकाउंट पे चले आइए, तो मोदी के बारे में लोगों की जो एक मुलम्मा चढ़ाया था, एक रंगा सियार था, उसने कहा जी मैं रंगा सियार हूँ,
मेरा रंग जो है नीले रंग का है, तुम्हारा जो है भूरे रंग का है, तो मुझे भगवान ने भेजा जी, है। जी। बरसात हुई तो पता लगा ये तो रंगा सियार है, सियारों को ही पता चल गया। जी, जी, तो जी। जब आदमी का मुलम्मा उतरता है ऊपर का, तब उसको अपने बारे में पता चलता है, तो अपने बारे में उसको पश्चाताप होता है। आज मोदी जो ये कह रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया छोड़ना चाहता हूँ, उसका मकसद ही यही है कि उन्हें आभास हो गया है कि लोगों की उनके बारे में जो धारणा है वो कितनी गिरी हुई है। अच्छा, ये जो अभी CAA NRC के खिलाफ देश भर में एक तरह का आंदोलन खड़ा हुआ है, और इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि सारे धर्मों के लोग जुड़े हैं, और उस एक नतीजा निकालने वाले कुछ लोग कहते हैं कि ये एक तरह से बहुत ही अच्छा वक्त है कि सभी लोग इकट्ठे हैं, और बीजेपी का जो वो एक पूरी कोशिश थी हिंदू मुसलमान में डिवाइड करने की, वो वापस यानी उनका वो फेल हो रहा है उनका प्रोजेक्ट। तो अभी आप अब इस प्रोटेस्ट को और इसके नतीजे को किस नज़र से देखते हैं कि क्या कहाँ पहुँचे हैं और आगे कहाँ तक ये जाएगा और इसके क्या फ़ायदे होंगे? देखिए, मोदी ने एक काम तो अच्छा किया है। हाँ। उसने देश के लोगों को जगा दिया है जी। और दूसरा बात, उन्होंने जो हिंदू मुसलमान की बात करते थे, तो आज जो है जो पढ़ा लिखा और समझदार, चाहे वो जैन हो, चाहे सिख हो या बौद्ध हो या पारसी हो, इवन हिंदू हो, उसको भी पता है कि मोदी क्या खेल खेल रहे हैं, और मोदी के उस खेल के खिलाफ अब लोग जो है वोकल हो गए हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, जब 370 लगी, 370 हटाई गई, तो मैं हाई कोर्ट में कैंटीन में बैठा था, आया ट्रिकर पे और टीवी पे कि भाई 370 सरकार ने हटा दी। तो जितने भी वकील थे वहाँ, मान लो मेरे टेबल पे, वो सब कहें वाह वाह ये तो मोदी ही कर सकता है। मैंने मोदी को इसके लिए हमेशा पछताना पड़ेगा। तो बोले आप मोदी के खिलाफ हो? मैंने मोदी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं धारा 370 हटाने के खिलाफ हूँ। फिर उसके बाद जो है जब CAA आया, तब भी मैं पहला आदमी था, मैंने मोदी ने गलत किया। फिर यही बात उठी, तो लोग मुझे कहते हैं जी आप एकदम भाप कैसे लेते हो कि ये चीज़ होने वाली है, इसका ये होगा। तो मेरा ये कहना है कि लोगों को इतनी समझ अब पैदा हो गई है, लोग भाप लेते हैं। जैसे माँ को, जैसे जानवर होता है उसको नहीं पता होता खतरा क्या है, लेकिन उसकी सिक्स सेंस होती है, उसे एकदम पता चल जाता है कि कोई खतरा है। तो अब लोगों को मोदी के किसी भी कदम में ये लगता है कि हमारे भले के लिए नहीं कर रहा, ये जरूर कोई ना कोई हमारे खिलाफ कर रहा होगा, और इसलिए लोग जो है मोदी के हर कदम को, शाह के हर कदम को, भाजपा के हर कदम को, RSS के हर कदम को शक की निगाह से देखते हैं, और अफसोस की बात यह है कि उनका शक हमेशा सही निकला है। अच्छा, मोदी और शाह जिस तरह से हुकूमत चला रहे हैं, क्या उसमें कहीं RSS का इख्तलाफ है, कहीं आपस में कोई भेदभाव कुछ है, कहीं डिस्टेंस नज़र आता है? कभी कभी पिछले दिनों एक बयान भी आया एक RSS के बड़े जिम्मेदार का कि भाजपा की मुखालफत देश की मुखालफत नहीं है। तो उसे आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई ये एक ही पेज पर हैं या अलग अलग हैं? जो वर्किंग स्टाइल इस हुकूमत का है उसमें क्या RSS की सहमत है? आपको क्या लगता है? देखिए, मोदी एक बड़ा, मैं कहूँगा, कनिंग आदमी है, धूर्त आदमी है। उसे लगता है कि RSS का फ़ायदा उठाना है तो RSS का फ़ायदा उठा लेगा। और जब उसे लगता है कि RSS को दुत्कारना है तो पुचकारना और दुत्कारने की दोनों पॉलिसी मोदी जो है RSS के साथ खेलता है। और जब RSS, उस मोदी को लगता है मैं कमज़ोर हो गया हूँ, तो RSS को अपने साथ कर लेता है। जैसे दिल्ली चुनाव हुए, RSS जो थी शुरू के 15 दिन जो थी विरक्त थी, क्या हमारे को कोई मतलब नहीं है। जैसी लास्ट में वोटिंग आने लगी तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक की। मेरे पास एक महिला आती थी, तो वो बोली जी मैं सुबह घूमने गई तो एक बुजुर्ग आदमी बोला बहन जी जय श्री राम। दूसरे दिन बोला फिर जय श्री राम। तो बोली वो मुझे रोज जय श्री राम बोलता है, भला आदमी है। मेरा भला आदमी नहीं है, वो RSS का आदमी है, तैसे वोट डालने के लिए कह रहा है। तो जिस दिन वोटिंग था उस दिन बोला बहन जी जय श्री राम, आप देशभक्तों को वोट डालना। तो उससे नहीं कहा कि भाजपा को वोट डालना। यानी उन्होंने कर दिया है कि जो भाजपा का आदमी है वही देशभक्त है, जो भाजपा का विरोधी है वो देशद्रोही है। तो इन्होंने क्या किया कि अगर अब सरकार के खिलाफ हैं तो वो कहेंगे आप देश के खिलाफ हैं, आप मोदी के खिलाफ हैं तो आप देश के खिलाफ हैं, आप शाह के खिलाफ हैं तो देश के खिलाफ हैं। मतलब इन्होंने अपने को पर्यायवाची बना लिया है देश का, जबकि सच ये नहीं है। यानी उसे ढाल के तौर पे इस्तेमाल, ढाल के तौर पे। और इस तरह वो आदमी को जो बड़ा, जिसे कहते हैं ना कुत्ते के गाल पे या कान पे धीरे से आप ऐसे हाथ से हिलाओगे तो कुत्ता पूंछ हिलाने लगेगा। तो ये देश के लोगों के जो नाजुक चीजें हैं उन पर धीरे से हाथ फैलाते हैं और फिर देखते हैं कि पूंछ हिली कि नहीं हिली। और जब ये हिल गई तो समझते हैं ये आदमी हमारा हो गया। तो ये पालतू बनाने का इनका एक षड्यंत्र है। और मैं कह सकता हूँ आज कि 130 करोड़ लोगों में सिर्फ 20-30 करोड़ लोग होंगे जो पालतू हैं, जो पूंछ हिलाते हैं। बाकी 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं और इनके खिलाफ मुंह पर बोलते हैं
कि तुम जो है चोर हो, बेईमान हो, बदमाश हो, देश को गर्त में ले जा रहे हो और देश के पतन का कारण हो। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने बहुत ही डिटेल से और बहुत ही लोगों को सही तरीके से बताने के का आपने जो तरीका अपनाया और जिस तरह से आपने दूर तक भी कह दिया, ये बहरहाल आप चूँकि नज़दीक से एक लंबे अरसे से पॉलिटिशियंस को देख रहे हैं, डिफरेंट पार्टियों को देख रहे हैं, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।